नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु पाठशाला पे। और दोस्तों, जैसा कि हमारे टीचर्स कम्युनिटी और हम लगातार आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं अलग-अलग विषय की, ठीक है? जैसे कि मैंने एक सीरीज़ चलाई थी हिस्ट्री वाली और उसमें मैंने 2-3 लेक्चर आपको बता दिए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरा चल रहा था और जैसे कि मैंने आपको एक पढ़ाने का टेक्निक बताया था कनेक्टिविटी, ठीक है? सब्जेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट होना और वो भी जब हम हिस्ट्री जैसे विषय के साथ डील करते हैं, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है? मैंने आपको एक और भी बताया था कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से वैदिक सिविलाइजेशन में आ जाते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है? तो वहाँ से हमारी कनेक्टिविटी क्या रहती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी अर्बन सिविलाइजेशन होती है, जबकि वैदिक सिविलाइजेशन हमारी रूरल सिविलाइजेशन होती है। अब फिर देखिए, अब हमने आपको बताया था कि जब उत्तर वैदिक काल आता है, तो क्या होता है कि लोहे की खोज हो जाती है, ठीक है? तो वहाँ से क्या होता है कि लोगों का धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन में क्या होता है चेंजेस आते हैं। अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए, अब अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी आप दान दक्षिणा करेंगे, ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे अगर आप लोगों का आर्थिक जीवन सुधरेगा तो उनका सोशल जो लाइफ होगी वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगी, ठीक है? तो जब क्या होता है कि पहले ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो राजा का क्षेत्र होता है, एरिया होता है, या यूँ कहें कि उसका अधिकार क्षेत्र होता है, वो क्या होता है सीमित होता है। मगर जैसे ही लोहे की खोज हो जाती है, बड़े पैमाने पे युद्ध वगैरह निर्माण होने लगते हैं, ठीक है? और उसके साथ-साथ अर्थव्यवस्था में बदलाव आता है, तो यहाँ से क्या होता है कि लोगों का जो जीवन होता है, जीवन स्तर होता है, यहाँ से क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम इस कड़ी को आगे रखते हुए आइए स्टार्ट करते हैं थोड़ा-सा, आगे क्या है? वैदिक सभ्यता के बारे में अन्य तथ्य। उत्तर वैदिक काल आते-आते वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था जटिल हो जाती है, वर्ण व्यवस्था जटिल हो जाती है। अब वो अब वो कर्म पर आधारित न होकर वंश पर आधारित हो जाती है। देखिए, ऋग वैदिक काल तक समाज बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है? महिलाओं को पूरी आजादी थी, ठीक है? किसी प्रकार का कोई प्रथा प्रथा नहीं था, ठीक है? और ना ही कोई समाज में ऐसा कोई आडंबर था, ठीक है? उनको सम्मान दिया जाता था, जैसे कि हमने आपको बताया था 3 प्रकार के संगठन, सभा था, उसके बाद समिति थी और फिर क्या था? वे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हिस्ट्री में क्या पढ़ते परिवर्तन। अब आप यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है। अब देखिए, पहले जो टैक्स हमने आपको बताया था, जिसको हमने बलि कहा था, वो क्या था, स्वेच्छा पे डिपेंड था कि आपकी इच्छा है आप दीजिए, आपकी इच्छा है नहीं दीजिए। मगर क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल आते आते अब जो टैक्सेशन होगा वो आपके ऊपर कंपल्सन हो जाएगा, मतलब आपको देना ही देना है, ठीक है? तो जो बलि टैक्स था, आगे हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। पूर्व वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में कर यानी टैक्स स्वेच्छा से लिया और दिया जाता था। लेकिन लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह कर अनिवार्य हो जाता है, ठीक है?
तो देखिए, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि वैदिक काल में टैक्स को बलि कहा गया था, ठीक है, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम क्या देते थे? पशु बलि। अब स्थिति क्या हो रही कि जब आयरन की खोज हो जाती है, डिस्कवरी हो जाती है, तो लोगों के धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और उनके सामाजिक जीवन में क्या आता है? बदलाव आता है, ठीक है। जब लोगों के पास पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं? दान देते हैं, ठीक है, यज्ञ वगैरह कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो टैक्स पहले परमानेंट नहीं था, टेम्पोररी था, आपकी इच्छा है, स्वेच्छा आप दीजिए ना दीजिए, मगर बाद में क्या हो जाता है? यही क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब यहीं से क्या होता है कि वर्ण व्यवस्था, आगे लिख सकते हैं, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल हो जाती है। वर्ण व्यवस्था कहा जाती है बहुत जटिल व्यवस्था। अब अब ग्रामीण से शहरी की ओर अग्रसर होने लगती है, क्योंकि क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्योंकि उत्तर वैदिक काल में अधिशेष उत्पादन होने लगा था। देखिए, पहले सिचुएशन क्या थी कि जो हम लोग, जैसे मान लीजिए जितना हमने उगाया वो उतना हमने क्या कर लिया? उसको कंजप्शन कर लिए, खपत कर लिए। मगर अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे स्थितियां थोड़ा सा बदल रही, ठीक है। अब जैसे जो पहले के हम लोग हथियार यूज करते थे वो कॉपर था, टिन था, थोड़ा इससे क्या था? मुलायम था। मगर अब क्या है? लोहा आ गया तो थोड़ा सा टिकाऊ है, ठीक है। तो अब यहां से क्या आ रहा है कि हम लोग के पास सरप्लस चीजें आ जा रही। अब मान लीजिए जैसे कि अब जब हमारे पास सरप्लस आएगा तो उससे हम क्या करेंगे? या तो उसको स्टोर करेंगे या तो कहीं पे क्या करेंगे? उसको सेल करेंगे। मगर पहले क्या था कि कोई ऐसा रुपये का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, मुद्रा का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो हमने जो सिस्टम अपनाया था उस समय, वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, ठीक है। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति महिलाओं की स्थिति सही थी, और 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 इसका मुख्य स्रोत वेद है, जिसमें जिसमें ऋग्वेद प्रथम वेद है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है? पूर्व वैदिक काल के लिए क्या है? ऋग्वेद, चार वेद हमने आपको बताया था। मगर इसके बाद वाले जो वेद हैं, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक। देखिए, अब यहां से क्या चेंजेस आएगा? ऋग्वैदिक काल तक तो समाज बहुत अच्छा था, समतावादी समाज था, ठीक है, समता मूलक समाज था, भेदभाव का कॉन्सेप्ट था नहीं।
वर्ण व्यवस्था इतना कॉम्प्लेक्स थी नहीं, मगर जैसे हमने आपको बताया कि जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है थोड़ा स्थितियां क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, अब क्या है कि महिलाओं की स्थिति क्या हो जाती है, धीरे धीरे बदतर हो जाती है। और अथर्ववेद में और मैत्रेयी संहिता में, ठीक है, ऐसे और कई सारी पुस्तकें हैं जहां पे महिलाओं की हीन स्थिति क्या की गई है, दिखाई गई। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की दशा लगातार हीन होती गई। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में लगातार महिलाओं की स्थिति क्या होती गई, डाउन होती गई। ठीक है, इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे जिनके लिए या जिनका उल्लेख उल्लेख 250 बार 50 बार किया गया। ठीक है, और इन्हें और इन्हें इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इंद्र को 250 बार इनके बारे में कहा गया है। ठीक है, इनका उल्लेख है, और इनको क्या कहा जाता है, पुरंदर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एक बार हम आपको फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं। देखिए, हमने आपको इंडस वाली सिविलाइजेशन बताया, वैदिक सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने जाना कि कैसे एक सिंधु घाटी सभ्यता जो कि क्या थी, शहरी सभ्यता थी, हम उससे कहाँ पे जंप करते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन जो कि क्या होती है, ग्रामीण सभ्यता होती है। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, वेद के बारे में, जो उसका मेन डॉक्यूमेंट है, मेन स्रोत है। ठीक है, सोर्स है जानकारी के लिए, और यहीं से हमारे पास क्या हो जाते हैं, लिखित साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बसाई गई सभ्यता है, आर्यों के द्वारा, इसीलिए वैदिक सभ्यता को आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था वैदिक सभ्यता का कालक्रम, उसके पार्ट दो बताए थे, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा क्या था, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक में हमने आपको बताया अभी कि ऋग वैदिक में आपका ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल भी उसे कहते हैं। अब इसके बाद वाले जो 3 वेद बचते हैं, कौन कौन, आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, और कभी कभी इन्हीं को क्या बोल देते हैं, वेद त्रयी। क्या बोलते हैं, वेद त्रयी। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेद त्रयी में शामिल वेद तो कौन कौन, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इनको सम्मिलित रूप से इनको सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन है कि वेद निम्न में से वेद त्रयी में शामिल वेद कौन है, आपके पास 4 वेद रहेंगे और इनमें से कोई हटाया रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि यही 3 वेद आपके क्या कहलाते हैं, आपके वेद त्रयी। और देखिए, सबसे बाद में किस वेद की रचना हुई, तो सबसे बाद में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे बाद में सबसे बाद में अथर्ववेद की रचना हुई। ठीक है, सबसे बाद में किसकी रचना हुई, अथर्ववेद। पूर्व वैदिक काल में सभा, समिति, वित्त,
महत्वपूर्ण संगठन होते हैं, लेकिन लेकिन उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में रत्नी महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। अब देखिए क्यों, क्योंकि पहले क्या था, ऋग्वैदिक समाज कबीलाई समाज था। ठीक है, छोटे छोटे कबीले होते थे, उनसे जन बनता था, और वही जनपद धीरे धीरे क्या होता है? जनपद। और वही जनपद धीरे धीरे क्या बन जाता है? महाजनपद। हमने आपको एक पुस्तक का नाम बताया था बौद्ध ग्रंथ की, जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। वहीं से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, और उन 16 महाजनपद में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जो कि वर्तमान बिहार में। ठीक है, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि यहीं से महाजनपद का काल स्टार्ट होता है। और ये क्या था? दूसरा नगरीकरण था। पहला नगरीकरण क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा नगरीकरण क्या कहलाता है? आपका ये महाजनपद काल। अब यहाँ से क्या होगा? आपका बौद्ध धर्म अराइज होगा, और क्या होगा? जैन धर्म। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में स्थितियां बदलती हैं। ठीक है, टैक्स क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अधिशेष उत्पादन आ जाता है। ठीक है, राजा की शक्ति बढ़ जाती है, उसका साम्राज्य बढ़ जाता है, उसके क्षेत्राधिकार बढ़ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद टैक्सेशन भी ज्यादा आने लगता है। तो इससे क्या हो रहा है कि सारी चीजें सरप्लस होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा दान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग यज्ञ वगैरह करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? थोड़ा सा चीजें क्या होंगी? बदलाव आएंगे। अब महिलाओं की स्थिति क्या हो जाएगी? धीरे धीरे बद से बदतर होती जाएगी। और पहले स्थिति क्या थी कि जो वर्णा सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था था, वो थोड़ा सा सही था। मगर उत्तर वैदिक काल आते आते क्या होगा कि वर्ण व्यवस्था अब कर्म पे ना आधारित होकर के किस पे आधारित हो जाएगी? जाति पे यानी वंश पे आधारित हो जाएगी। ठीक है, और जबकि वर्ण क्या है आपका जानते हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य है। मगर ये पहले क्या था? जैसे कि अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन मान लीजिए कि अगर मेरे काम शिक्षा वाले हैं, पूजा पाठ वाले हैं, तो मैं उस टाइम पे पूर्व वैदिक काल में मैं एक ब्राह्मण हो सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरा अगर कोई दूसरा रूप है जिसमें मैं थोड़ा सा योद्धा वाला काम कर रहा हूँ, बहादुरी वाला काम, लड़ने वाला काम, तो मैं उस पार्टिकुलर टाइम में क्षत्रिय हो जाऊंगा। ठीक, अगर मान लीजिए मैंने कोई दूसरा प्रोफेशन चुना, व्यापार वाला, ट्रेड वाला, तो मैं उस टाइम पे पार्टिकुलर टाइम पे मैं वैश्य बन जाऊंगा। वहीं पे अगर मान लीजिए मैंने किसी को सर्विस वाला काम किया, किसी के यहाँ किसी को सर्विस देने का काम किया, तो मैं उस समय शूद्राज वाली कैटेगरी में आ जाता था। तो अब यहाँ से स्थितियां क्या हो गई? थोड़ा सा चेंज हो गई। यही आपको क्या करना है? फर्दर पढ़ना है, चेंजेस पढ़ने आगे। ठीक है, तो अब यहाँ धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा बदतर होगी। तब यहीं से फिर धर्म, नए नए संप्रदायों का विकास होता है, और उन्हीं संप्रदायों में से दो संप्रदाय निकल करके आते हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारत में। जब हमारे पास मतलब हमारे यहाँ अंधकार, बाह्य आडंबर, कर्मकांड वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक समय जब यूरोप में मध्यकाल आया था, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा कर्मकांड फैल गए थे। तो वही कर्मकांड हमारे यहाँ उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वैदिक काल काल में प्रमुख पशु गाय थी, लेकिन लोहे की खोज के कारण अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान पे पशुपालन के स्थान पर अब अब कृषि पर आधारित हो जाती है। ठीक है, देखिए अब जैसे कि महत्वपूर्ण पशु गाय था, तो इस आधार पर तो हम कह सकते हैं ना कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था। मगर जब लोहे की खोज हो जाती है,
तो वहां से अर्थव्यवस्था भी हमारी किसकी ओर शिफ्ट हो जाती है, एग्रीकल्चर की ओर। यानी हम कह सकते हैं कि पशुपालन पशुपालन प्लस कृषि, ठीक है। जैसे हमने आपको एक कंपैरेटिव स्टडी बताई थी, इंडस वाली सिविलाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर और वैदिक सिविलाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर। वहां पे क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में, कि वहां पे क्या था कि आपका कृषि था और प्लस क्या था, व्यापार था, ठीक है। एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड इज इक्वल इंडस वाली सिविलाइजेशन सोशल लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन में क्या है आपका, कि यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है और क्या है आपका, ये एग्रीकल्चर और पशुपालन, ठीक है, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंसेस समझने हैं। कभी कभी आपके लिए जैसे मान लीजिए कंपैरेटिव स्टडी के लिए आए आपको, तो थोड़ा सा ये 3-4 पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल पे ले आइए और उनको बताइए कि यहाँ से जीएस का पोर्शन, एकेडमिक क्लासेस, लगातार क्लासेस की वीडियो जा रही हैं, आप उसको देखिए, उससे लाभान्वित होइए। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।